दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो पूरी तरह से एक कल्पना है, एक ऐसी कहानी है जिसे हमने खुद बनाया है और उस पर इतना भरोसा कर लिया है कि वो हमारी हकीकत बन गई है। आपका पैसा, आपका धर्म, आपका देश, यहां तक कि आपकी नौकरी भी, ये सब कुछ सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन ये कहानियां इतनी ताकतवर हैं कि इन्होंने हमें धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया है। आज से सिर्फ 70,000 साल पहले तक हम इंसान अफ्रीका के एक छोटे से कोने में सिर्फ कुछ हजार की संख्या में रहने वाले किसी भी तरह से खास नहीं थे। हमारे जैसी कई और मानव प्रजातियां धरती पर थीं। शेर, बाघ, भालू हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हम भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, कच्चा मांस खाते थे और दूसरे जानवरों की बची कुची हड्डियों से काम चलाते थे। लेकिन फिर एक जादुई बात हुई, एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ हमारी किस्मत बदल दी बल्कि पूरी धरती का नक्शा ही बदल दिया। आज हम 8 अरब की आबादी के साथ इस ग्रह के मालिक हैं। हमने हर महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है, दूसरी सभी मानव प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और प्रकृति को अपनी मर्जी के अनुसार बदल डाला है। तो वो कौन सी चीज थी जिसने हमें इतना शक्तिशाली बना दिया? युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस में इसी सवाल का जवाब है। और जब आप इस जवाब को जान जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को, अपने करियर को, अपने रिश्तों को और इस पूरी दुनिया को बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 3 बड़े रेवोल्यूशन थे जिन्होंने हमें भगवान बना दिया? क्यों गेहूं और चावल जैसी फसलों ने हमें गुलाम बनाया? और सबसे जरूरी बात, इस बुक में कही गई बातों का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगी जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ इतिहास की नहीं, आपके भविष्य की भी है। वीडियो के अंत में आपके फ्यूचर के लिए जरूरी टिप्स भी मिलेंगे। पहला अध्याय, संज्ञानात्मक क्रांति, जब हमने झूठ बोलना सीखा। दोस्तों, आज से तकरीबन 70,000 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल दी। हरारी इसे संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि इससे पहले हम कैसे थे। उस समय होमो सेपियंस यानी हम अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में रहते थे। हमारे अलावा होमो निएंडरथैल्स यूरोप में, होमो इरेक्टस एशिया में और होमो सोलोवेंसिस इंडोनेशिया में रहते थे। हम सभी एक जैसे ही थे, शिकार करते, फल फूल इकट्ठे करते और छोटे छोटे समूहों में रहते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? हरारी कहते हैं कि एक आकस्मिक जेनेटिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हमारे दिमाग में कुछ खास बदलाव हुआ। इस बदलाव ने हमें एक अनूठी शक्ति दी, कल्पना करने की शक्ति। अब तक हम दूसरे जानवरों की तरह ही बात करते थे। एक बंदर दूसरे बंदर को बता सकता है, सावधान, नदी के पास शेर है। लेकिन 70,000 साल पहले के बाद हम होमो सेपियंस कुछ और भी कह सकने योग्य हुए। वो शेर हमारे कबीले का संरक्षक देवता है। ये छोटा सा बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसकी वजह ये थी कि अब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो वास्तव में मौजूद नहीं थी। हम कहानियां बना सकते थे, मिथक गढ़ सकते थे और सबसे जरूरी बात, हम इन कहानियों पर विश्वास भी करा सकते थे। दोस्तों, ये समझिए कि दूसरे जानवर भी समूह में रहते हैं। चींटियां, मधुमक्खियां, शेर सभी समूह बनाते हैं। लेकिन इनके समूहों की एक सीमा होती है। चिंपैंजी का समूह अधिकतम 150 सदस्यों का हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा होने पर वे एक दूसरे को नहीं जान पाते और समूह
बिखर जाता है। लेकिन इंसानों में ये कमाल हुआ कि अब हम अजनबियों के साथ भी सहयोग कर सकते थे। कैसे? कहानियों के जरिए। चलिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए 2 अजनबी मुसलमान मिलते हैं। वे एक दूसरे को पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन दोनों अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास उन्हें एक साथ हज पर जाने, मस्जिद बनाने या एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी तरह 2 अजनबी हिंदू जब मिलते हैं, वे श्री राम और श्री कृष्ण जी की कहानियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए वे मिलकर मंदिर बना सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं या धर्म की रक्षा के लिए एक साथ लड़ भी सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। पैसा भी इस बदलाव का मुख्य कारण है। आपके पास जो 500 रुपए का नोट है, वो वास्तव में सिर्फ कागज का टुकड़ा है। लेकिन हम सब इस कहानी पर विश्वास करते हैं कि इसकी कोई वैल्यू है, इसलिए आप इससे सामान खरीद सकते हैं। हरारी कहते हैं कि ये मिथक इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये हकीकत से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आज भी करोड़ों लोग अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। लेकिन देश क्या है, ये भी एक कहानी है। भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब भौगोलिक सीमाएं हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है और फिर उन पर इतना विश्वास कर लिया है कि उनके लिए जान देने को तैयार है। नतीजा क्या हुआ? इस संज्ञानात्मक क्रांति के कारण हम हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों की संख्या में एक साथ काम करने लगे। दूसरी मानव प्रजातियां इस तरह के बड़े समूह नहीं बना सकी, इसलिए वे हमारे सामने टिक नहीं सकी। तकरीबन 70,000 साल पहले के बीच हमने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया में फैल गए। जहां भी हमने कदम रखा, वहां की बड़ी जानवरों की प्रजातियां खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के 2000 साल बाद वहां की 90% बड़ी प्रजातियां गायब हो गई। अमेरिका में पहुंचने के कुछ ही हजार साल बाद वहां के मैमथ, विशाल भालू और साबर टूथ टाइगर हमेशा के लिए खत्म हो गए। इन सब से आपके जीवन के लिए क्या सबक मिला? दोस्तों, संज्ञानात्मक क्रांति से हमें ये सीख मिलती है कि कहानियों की ताकत अपार होती है। आज भी आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी प्रभावशाली कहानी बना सकते हैं और कैसे दूसरों को उस पर विश्वास दिला सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको अपनी कंपनी की एक कंपेलिंग स्टोरी बनानी होगी। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा विजन देना होगा जिस पर लोग विश्वास कर सकें। और अगर आप एक सफल करियर चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांड की एक ऐसी कहानी बनानी होगी जो दूसरों को प्रेरित करे। याद रखिए, इंसान सिर्फ तथ्यों से प्रेरित नहीं होते, वे कहानियों से प्रेरित होते हैं। दूसरा अध्याय, कृषि क्रांति। जब इंसानों द्वारा उगाई गई फसल ने हमें बेवकूफ बनाया 10,000 साल पहले। इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? युद्ध, प्रदूषण या कोई और चीज? हरारी का जवाब आपको चौंका देगा। वो कहते हैं कि खेती शुरू करना इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। ये सुनकर आप कहेंगे, क्या ये कैसे हो सकता है? आप सोच रहे होंगे, खेती तो हमारी सभ्यता की बुनियाद है, इसी से तो हमारे शहर, हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक सब कुछ बना है। लेकिन हरारी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, शिकारी संग्राहकों का सुनहरा दौर। इस कहानी को समझने के लिए हमें तकरीबन 12,000 साल पहले जाना होगा। उस समय हम शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर्स थे। हम जंगलों में घूमते रहते, फल फूल इकट्ठे करते, जानवरों का शिकार करते और मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। लेकिन इसमें गलत क्या था? वास्तव में कुछ भी गलत नहीं था। रिसर्च बताती है कि शिकारी संग्राहकों की जिंदगी हमारी सोच से कहीं बेहतर थी।
वे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करते थे। उनका भोजन संतुलित और पौष्टिक होता था। वे विविध प्रकार का भोजन खाते थे, जैसे फल, सब्जियां, पत्ते, मांस, मछली, नट्स आदि। उनमें समानता थी। कोई राजा या रंक का भेद नहीं था। वो सब एक थे। वे तनाव से मुक्त जीवन जीते थे। उनके पास ज्यादा फुर्सत का समय होता था। तो फिर हमने खेती क्यों शुरू की? हरारी बताते हैं कि ये कोई अचानक का फैसला नहीं था। ये धीरे धीरे हुआ। शुरू में लोगों ने सिर्फ कुछ जंगली पौधों जैसे गेहूं, चावल, आलू का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन यहीं पर चालाकी हुई। हरारी कहते हैं, हमने गेहूं, चावल आदि फसलों को वातावरण के अनुकूल नहीं किया। गेहूं, चावल आदि फसलों ने हमें वातावरण के अनुकूल कर दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। गेहूं, चावल आदि फसलों का चालाक खेल। ये फसल प्राकृतिक रूप से जब पक जाती है तो उनके दाने बिखर जाते हैं और वो फिर से उग जाते हैं। लेकिन एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन पौधों के दाने डंठल पर ही चिपके रह जाते थे। इंसान को ये लगा कि वाह, ये तो बेहतर है, इससे तो हम कितने भी दाने इकट्ठे कर सकते हैं, और वो इन्हीं फसलों को बोने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? अब इन फसलों को रिप्रोड्यूस्ड होने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ने लगी और इंसानों को अपनी फसलों के खेतों की देखभाल करनी पड़ने लगी। धीरे धीरे हम इन फसलों के गुलाम बन गए। कृषि की इस क्रांति के कुछ नकारात्मक परिणाम मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला है खराब स्वास्थ्य। पहले हम 100 से ज्यादा अलग चीजें खाते थे। अब सिर्फ गेहूं, चावल, आलू आदि पर निर्भर हो गए हैं। कुपोषण बढ़ गया है क्योंकि हमारी डाइट में डाइवर्सिटी कम हो गई। नई बीमारियां आई क्योंकि हम एक ही जगह भीड़ में रहने लगे। काम का बोझ बढ़ गया। अब दिन में 12-14 घंटे काम करना पड़ता था। 2. सामाजिक असमानता। पहले सभी बराबर थे। अब राजा, प्रजा, जात बिरादरी आदि का सिस्टम आया। निजी संपत्ति की शुरुआत हुई। सामाजिक वर्ग बने। गुलामी शुरू हुई। 3. पर्यावरण का नुकसान। जंगलों की कटाई शुरू हुई। मिट्टी नष्ट होने लगी। जानवरों के साथ क्रूरता बढ़ी। उन्हें पालतू बनाकर उनका शोषण किया जाने लगा। लेकिन फिर भी हमने खेती क्यों जारी रखी? जवाब है पॉपुलेशन ट्रैप। खेती से ज्यादा अनाज मिलने लगा, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो सकते थे। लेकिन ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा मुंह खिलाने पड़ते, इसलिए और ज्यादा खेती करनी पड़ती। और ज्यादा खेती से फिर ज्यादा बच्चे। ये एक दुष्चक्र था। हरारी लिखते हैं, कृषि क्रांति का सार ये था: बुरी परिस्थितियों में ज्यादा लोगों को जिंदा रखने की क्षमता, आधुनिक जीवन के साथ तालमेल। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 10,000 साल पहले की बात है? नहीं, आज भी हम इसी ट्रैप में फंसे हैं। आप सोचते हैं अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छी कार होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है? अच्छी जॉब मिलने के बाद आपको लगता है कि अब EMI भी भरनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी है, महंगी वेकेशन पर भी जाना है। अब कैसे वापस जाऊं रूट्स खोदने वाली जिंदगी में? नहीं, अब तो और मेहनत करनी पड़ेगी और कमाना पड़ेगा। इससे हमें कौन सी व्यवहारिक सीख मिलती है? आइए जानते हैं। पहली सीख, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपने एक्सपेंसेस को उतना ना बढ़ाएं जितना कमाते हैं। दूसरी सीख, विविधता बनाए रखिए, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, इनकम सोर्सेज हो या रिलेशनशिप्स। सिर्फ एक चीज पर डिपेंड ना रहें। तीसरी सीख, समय की कीमत समझिए। पैसे के चक्कर में अपना पूरा समय ना गवाए, नहीं तो अंत में आपके पास सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा और आप कहेंगे कि इन सब के चक्कर में तो मैं कुछ पल जिया ही नहीं। चौथी सीख, सामुदायिकता को महत्व दें। आधुनिक जिंदगी में हम इंडिविजुअल हो गए हैं, कहीं कास्टिज्म में, कहीं जाति बिरादरी में, अमीर गरीब में। लेकिन याद रखिए, असली खुशी एक कम्युनिटी में रहने से ही है। पांचवी सीख, प्राकृतिकता से जुड़े रहें। हफ्ते में कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। सुबह सुबह घूमने निकलें और ध्यान से देखें प्रकृति के सौंदर्य को
और बिना कुछ सोचे समझे बस प्रकृति की खूबसूरती में खो जाए। इससे आपके अंतर्मन को रियल हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कृषि क्रांति के सकारात्मक पहलू। हरारी ये भी मानते हैं कि कृषि क्रांति के बिना हमारी सभ्यता, विज्ञान, कला और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो सकता था। लेकिन सन 1500 ईस्वी के आसपास यूरोप में एक नया अप्रोच शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा, हम नहीं जानते लेकिन हम जान सकते हैं। विज्ञान की 3 क्रांतिकारी विशेषताएं। पहली, अज्ञानता की स्वीकारोक्ति। पहली बार इंसान ने माना कि हमारा ज्ञान इनकम्प्लीट है, हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। दूसरी, अवलोकन और गणित का महत्व। अब सिर्फ पुराने ग्रंथों पर भरोसा करने के बजाय लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर ज्यादा जोर दिया। तीसरी विशेषता, नई शक्तियों की खोज। वैज्ञानिकों का मकसद सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजीज बनाना था। एग्जाम्पल, बिजली की कहानी। हजारों सालों से लोग सोचते थे कि बिजली गिरना भगवान के गुस्से की निशानी है। हिंदू कहते थे ये इंद्रदेव का प्रकोप है। ग्रीक्स कहते थे ये ज़ूअस का गुस्सा है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, मैं नहीं जानता कि बिजली क्या है, लेकिन मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि बिजली एक नेचुरल फिनोमिनन है, भगवान का गुस्सा नहीं। फिर उसने लाइटनिंग रॉड बनाया जो बिजली से बचाव कर सकता था। वैज्ञानिक क्रांति के 3 मुख्य ड्राइवर्स। फर्स्ट, साइंस, विज्ञान, नए नए डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज। सेकंड, एम्पायर, साम्राज्य। यूरोपियन पावर्स ने साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया भर में कॉलोनीज बनाई। थर्ड, कैपिटल, पूंजी। कैपिटलिज्म ने साइंस में इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि इससे प्रॉफिट होता था। वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा बदलाव था प्रोग्रेस में विश्वास। पहली बार इंसान ने सोचा कि भविष्य वर्तमान से बेहतर हो सकता है। इससे पहले लोग सोचते थे कि गोल्डन एज पहले था, जैसे सतयुग। अब सब बिगड़ता जा रहा है। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया, हम नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, नई मेडिसिन्स बनाएंगे, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे, कल आज से बेहतर होगा। इससे कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। अगर भविष्य बेहतर होने वाला है तो आज इन्वेस्ट करना फायदेमंद है। इसीलिए क्रेडिट सिस्टम, बैंक्स और मॉडर्न इकोनॉमी का विकास हुआ। आधुनिक जीवन पर प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। मेडिसिन, कैंसर, इन सब से आपके जीवन के लिए क्या सबक है? फर्स्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं। वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा सबक ये है कि नॉलेज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। आपको भी कंटिन्यूअसली सीखते रहना होगा। सेकंड, अज्ञानता को स्वीकार करें। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। यही एटीट्यूड आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। थर्ड, एक्सपेरिमेंटेशन करें। थियरी में फंसकर ना रहें। प्रैक्टिकल में जाकर टेस्ट करें कि कोई आइडिया काम करता है या नहीं। फोर्थ, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें। इमोशंस और अजम्पशंस पर डिपेंड ना रहें। फैक्ट्स और डेटा के आधार पर फैसले लें। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी को समझें। आने वाले दशकों में एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज आपकी जॉब और लाइफ को बदल देंगी। इनसे कदम मिलाकर चलें। सिक्स्थ, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस रखें। साइंटिफिक प्रोग्रेस का नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं। चौथा अध्याय, मिथकों की शक्ति, पैसा, धर्म और राष्ट्र। तीनों क्रांतियों का गुप्त सूत्र। दोस्तों, अब तक हमने 3 बड़ी क्रांतियों की बात की, संज्ञानात्मक, कृषि और वैज्ञानिक। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही थी और वो थी मिथकों की शक्ति। हरारी कहते हैं कि मानव शक्ति का आधार मास कोऑपरेशन है। मास कोऑपरेशन का आधार मास आइडेंटिटीज का निर्माण है और सभी मास आइडेंटिटीज फिक्शनल स्टोरीज पर आधारित हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पर नहीं। 3 सबसे शक्तिशाली मिथक। फर्स्ट, पैसा, सबसे यूनिवर्सल मिथक है। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास 500 रुपए का नोट है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। क्या है ये? वास्तव में ये सिर्फ कागज है,
कुछ रंग और सिंबल्स। इसको बनाने की कीमत लगभग 2-3 रुपए है, लेकिन आप इससे क्या कर सकते हैं? खाना खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब इस कहानी पर विश्वास करते हैं कि इस कागज के टुकड़े की बहुत वैल्यू है। पैसे की कहानी इतनी पावरफुल क्यों है? ये यूनिवर्सल है। एग्जाम्पल, आप कहते हैं ऑल ह्यूमंस आर इक्वल या एवरीवन हैज राइट टू फ्रीडम, लेकिन बायोलॉजी में कहीं ये नहीं लिखा। ये एक मॉरल रिलीजियस बिलीफ है जिस पर मॉडर्न सोसाइटी टिकी है। इससे आप समझिए कि आपकी बिलीफ्स कौन सी हैं और वे कैसे आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ब्लाइंड फेथ से बचें, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज को जरूर अपनाएं। थर्ड, राष्ट्र, सबसे इमोशनल मिथक। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे सुनकर आपको कैसा लगता है? गर्व, जोश, भावना। लेकिन सोचिए, भारत माता कहाँ है? क्या आपने उन्हें देखा है? भारत क्या है? मैप पर खींची गई लाइंस? नहीं, भारत एक कहानी है। 1947 से पहले भारत नाम का कोई देश नहीं था। अलग अलग किंगडम्स थीं, अलग अलग कल्चर्स थीं, लेकिन हमने मिलकर एक कहानी बनाई। हम सब भारतीय हैं, ये हमारा देश है। इस कहानी की शक्ति देखिए, 140 करोड़ लोग इस पर विश्वास करते हैं। इसके लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं। बॉर्डर पर सोल्जर्स इसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। हम ओलंपिक्स में इंडिया के लिए चीयर करते हैं। इससे हमें सीख सकते हैं कि पैट्रियोटिज्म अच्छी चीज है, लेकिन ब्लाइंड नेशनलिज्म से बचें। समझें कि सभी नेशंस आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, लेकिन वे कोऑपरेशन और सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। अब समझते हैं इन मिथकों का डार्क साइड। फर्स्ट, इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करना। हम्मुराबी's कोड में लिखा था कि नोबल्स का खून कॉमनर्स से ज्यादा वैल्यूएबल है। कास्ट सिस्टम कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही सुपीरियर हैं। ये सब मिथक हैं जो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। सेकंड, मास वायलेंस, हॉलोकॉस्ट, पार्टीशन, क्रूसेड्स, ये सब साझा मिथकों के नाम पर हुए हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इंसान प्रकृति का मालिक है। ये भी एक मिथक है जो एनवायरमेंटल क्राइसिस का कारण है। कैसे बदले इन मिथकों को? गुड न्यूज ये है कि मिथक बदले जा सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सब लोग बराबर हैं की कहानी ने राजा भगवान का प्रतिनिधि है की कहानी को हराया। स्लेवरी को एबॉलिश किया गया क्योंकि सभी इंसान इक्वल हैं की नई कहानी पावरफुल हो गई। आने वाले समय के नए मिथक, एनवायरमेंटलिज्म, प्रकृति के साथ हार्मनी, ग्लोबल सिटीजनशिप, पूरी दुनिया एक फैमिली, ट्रांसह्यूमनिज्म, टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान को अपग्रेड करना। आपके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। कोई भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। सवाल करें, ये किस कहानी पर बेस्ड है? क्या ये रियल है या फेक है? सेकंड, पॉजिटिव मिथ्स को प्रमोट करें। ऐसी कहानियों को सपोर्ट करें जो कोऑपरेशन, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबल रहें। आपकी बिलीव्स भी टाइम के साथ इवॉल्व होनी चाहिए। न्यू एविडेंस के सामने अपनी राय बदलने से ना हिचकें। फोर्थ, ब्रिज बिल्डिंग करें। डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, लेकिन यूनिटी भी मेंटेन रखें। चलिए अब बात करते हैं 5वें अध्याय की, जो है भविष्य की चुनौतियां। क्या हम भगवान बन जाएंगे? 3 संभावित भविष्य। दोस्तों, हरारी की किताब का सबसे डरावना और एक्साइटिंग हिस्सा यहाँ आता है। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति हमें 3 रास्तों की तरफ ले जा रही है और ये तीनों हमें मनुष्य से कुछ और बना देंगे। फर्स्ट, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक गॉड बनना। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए अब हम अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकें, जेनेटिक डिजीजेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकें, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन या स्टॉप कर सकें, जिससे आप कभी बूढ़े ही ना हो, अपनी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को एनहांस कर सकें। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब करना एथिकल है? अगर अमीर लोग अपने बच्चों को जेनेटिकली एनहांस करवा लें
और गरीब लोग ना करवा सकें तो क्या होगा? एक जेनेटिक क्लास सिस्टम बन जाएगी। सेकंड, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग, मशीनी इंसान बनना। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस से हम अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकेंगे। सोचिए, आप गूगल को सोचकर ही एक्सेस कर सकें, अपनी मेमोरी को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में स्टोर कर सकें, डिफरेंट लैंग्वेजेस इंस्टेंटली स्पीक कर सकें, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मेंटली परफॉर्म कर सकें। इलोन मस्क का न्यूरालिंक इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। थर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉन बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। एआई सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि वे हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स अभी भी प्रिमिटिव हैं। आने वाले 20-30 सालों में एआई डॉक्टर्स होंगे जो हमसे बेहतर डायग्नोसिस कर सकेंगे। एआई लॉयर्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व कर सकेंगे। एआई टीचर्स होंगे जो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। एआई कंपेनियंस होंगे जो हमसे बेहतर इमोशनल सपोर्ट दे सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई सिस्टम्स हमें रिप्लेस कर देंगे? क्या हम होमो सैपियंस की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जैसे निएंडरथॉल्स हो गए थे? डेटाइज्म का युग। हरारी कहते हैं कि हम एक नए रिलीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, डेटाइज्म। इसके मुख्य बिलीफ्स हैं इंफॉर्मेशन फ्लो सबसे जरूरी चीज है, एल्गोरिदम्स ह्यूमंस से बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग ही कॉस्मिक पर्पस है। आज भी ये हो रहा है। नेटफ्लिक्स आपको बताती है कि कौन सी मूवी देखें, गूगल मैप्स बताता है कि कहाँ जाना है, Amazon रेकमेंड करता है कि क्या खरीदना है, डेटिंग एप्स बताती हैं कि आपको किससे शादी करनी है। क्या हम पहले से ही एल्गोरिदम्स के गुलाम हैं? भारतीय संदर्भ में क्या चुनौतियां आएंगी? फर्स्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई और ऑटोमेशन से भारत में मिलियंस ऑफ जॉब्स जाने का खतरा है। कॉल सेंटर जॉब्स एआई चैटबॉट से, ड्राइविंग जॉब्स सेल्फ ड्राइविंग कार से, डेटा एंट्री जॉब्स एआई ऑटोमेशन से, बेसिक मेडिकल डायग्नोसिस एआई डॉक्टर्स से। सेकंड, डिजिटल डिवाइड। जिनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं होगी वे और पीछे रह जाएंगे। थर्ड, कल्चरल प्रिजर्वेशन। ग्लोबल डिजिटल कल्चर में हमारी लोकल कल्चर्स कहीं खो ना जाएं। इसके क्या पॉजिटिव अवसर हो सकते हैं? फर्स्ट, स्किल बेस्ड इकोनॉमी। अगर आप राइट स्किल्स डेवलप करें तो आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड, इनोवेशन हब। भारत एआई, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। थर्ड, स्पिरिचुअल विजडम। हमारा एंशिएंट फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत रेलेवेंट है। आपके लिए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। फर्स्ट, फ्यूचर रेडी स्किल्स डेवलप करें। प्रोग्रामिंग, पाइथन, एआईएमएल, डेटा एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सेकंड, फाइनेंशियल प्रिपरेशन। मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करें। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बजट रखें। थर्ड, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, फिलॉसफी पढ़ें, गीता, बुद्धिज्म, स्टोइसिज्म। कम्युनिटी से कनेक्टेड रहें, पर्पस ड्रिवन लाइफ जिए। फोर्थ, एथिकल अवेयरनेस। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूज को प्रमोट करें, प्राइवेसी के लिए कॉन्शियस रहें, ह्यूमन वैल्यूज को प्रिजर्व करें। हरारी का क्या संदेश है? The only constant is change। हमारी प्रजाति कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रही है, अब भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सवाल ये नहीं कि चेंज होगी या नहीं, सवाल ये है कि हम इस चेंज को कैसे डायरेक्ट करेंगे। क्या हम वाइज गॉड्स बनेंगे या डेंजरस डेविल्स? ये हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। निष्कर्ष, आपकी व्यक्तिगत क्रांति का समय 3 क्रांतियों से आपके जीवन के लिए 5 सुनहरे सिद्धांत। दोस्तों, हमने होमो सेपियंस की 70,000 साल की इनक्रेडिबल जर्नी देखी, अफ्रीका के एक छोटे से कोने से लेकर पूरी दुनिया के मालिक बनने तक। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। पहला सिद्धांत, कहानियों की महारथी बने। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें सिखाया
कि जो व्यक्ति सबसे कंपेलिंग स्टोरी बना सकता है वो दुनिया को बदल सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड की कितनी पावरफुल स्टोरी बना सकते हैं। तुरंत करने योग्य काम। आज ही अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे में अपनी जर्नी की स्टोरी लिखें। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक नैरेटिव बनाएं जो लोगों को इंस्पायर करे। दूसरा सिद्धांत, प्रगति के जाल में मत फंसें। कृषि क्रांति का सबसे बड़ा सबक था कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा हैप्पीनेस नहीं होता। आज भी हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादा सैलरी मिली तो ज्यादा एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए। विवेक से काम लें, अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क करें, मिनिमलिज्म को अपनाएं, समय और फ्रीडम को मनी से ज्यादा वैल्यू दें। तीसरा सिद्धांत, मुझे नहीं पता कहने की हिम्मत रखें। वैज्ञानिक क्रांति की सबसे बड़ी शक्ति थी अज्ञानता की स्वीकारोक्ति। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, अपने ईगो को साइड में रखकर कंटिन्यूअसली सीखते रहें। हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। चौथा सिद्धांत, मिथकों की शक्ति को समझें। पैसा, धर्म, राष्ट्र, ये सब मिथक हैं, लेकिन पावरफुल मिथक। इन्हें ब्लाइंडली फॉलो भी ना करें और कंप्लीटली रिजेक्ट भी ना करें। इनकी पावर को समझकर वाइजली यूज करें। बैलेंस्ड अप्रोच, अपनी कल्चरल रूट से कनेक्टेड रहें, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मेंटेन करें। लोकल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें, लेकिन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को भी अपनाएं। पांचवा सिद्धांत, भविष्य के लिए तैयार रहें। एआई और ऑटोमेशन का युग चल रहा है। अडैप्ट और पेरिश का लॉ यहां भी अप्लाई होगा। फ्यूचर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ह्यूमन स्किल्स, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करें। मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हैबिट बनाएं। आपके लिए 30 दिन का एक्शन प्लान। वीक 1, स्टोरी बिल्डिंग, अपनी पर्सनल स्टोरी को डिफाइन करें। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करें। एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। वीक 2, लाइफस्टाइल ऑडिट, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। अननेसेसरी परचेसेस को आइडेंटिफाई करें। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। वीक 3, लर्निंग स्प्रिंट, एक नई स्किल सीखना स्टार्ट करें। ऑनलाइन कोर्सेज लें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। पॉडकास्ट्स और ऑडियो बुक्स सुनना शुरू करें। वीक 4, कम्युनिटी बिल्डिंग, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करें। प्रोफेशनल नेटवर्क्स ज्वाइन करें। मेंटोर्स और मेंटीज दोनों ढूंढें। अंतिम संदेश, आपका धर्म क्या है? हरारी ने हमें दिखाया कि हर इंसान किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है, चाहे वो ट्रेडिशनल रिलीजन हो, कैपिटलिज्म हो, नेशनलिज्म हो या ह्यूमनिज्म हो। आप किस पर विश्वास करते हैं? क्या आपकी बिलीव्स आपको बेहतर इंसान बनाती हैं? क्या वे कोऑपरेशन और कंपैशन को बढ़ावा देती हैं? मेरा सुझाव, एक ऐसा पर्सनल फिलॉसफी डेवलप करें जो 3 चीजों को बैलेंस करे। इंडिविजुअल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास को, सोशल कंट्रीब्यूशन, समाज सेवा को, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, पर्यावरण चेतना को। अपनी क्रांति आज से ही शुरू करें। होमो सेपियंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है और आप इस कहानी का हिस्सा हैं। आने वाली क्रांतियों में आप क्या रोल प्ले करेंगे? क्या आप सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर रहेंगे या एक्टिव पार्टिसिपेंट बनकर अपनी और दुनिया की तकदीर बदलेंगे? आज से ही शुरुआत करें। एक स्मॉल स्टेप लें, एक स्किल सीखें, एक स्टोरी बनाएं, एक कम्युनिटी ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे हमारे पूर्वजों ने 70,000 साल पहले एक छलांग लगाई थी, अब आपकी बारी है एक छलांग लगाने की। और अगर आप इस जर्नी को जारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्ञान की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद और याद रखिए, कहानी अभी बाकी है।